हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे ऋग्वेद और ऋग्वेदिक काल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम जानकारी ले रहे हैं किताब इतिहास का मुआयना से। आप इस बुक को घर मंगाकर पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेदिक काल के बारे में और ऋग्वेद के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने क्या लिखा है। ऋग्वेद में वर्णित किसी भी चीज के अवशेष तो धरती पर मिलते नहीं हैं। ना सिक्के मिलते हैं, ना इंद्र के सभा भवन की ईंटें मिलती हैं, और ना कुएं मिलते हैं, और ना ही युद्ध के शस्त्र मिलते हैं। तो कुल मिलाकर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऋग्वेद से संबंधित किसी भी प्रकार का सबूत अभी तक नहीं मिला है। इतिहासकार बेचारे लगी हुई हैं भारत के किसी कोने में। जब भी पता चलता है कि कोई नई सभ्यता मिली है, तब इतिहासकार उसे ऋग्वेद से जोड़ने का प्रयास करते हैं, मगर जोड़ नहीं पाते। आप पांडुलिपि की बात करते हैं तो ऋग्वेद की ईसा पूर्व की पांडुलिपि कहाँ है, या मृत जैविक वस्तु कहाँ मिलती है कि कार्बन डेटिंग कीजिएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऋग्वेद से संबंधित पांडुलिपि मिली है, लेकिन ईसा पूर्व से संबंधित कब पांडुलिपि मिली है, ताकि आप इसका कार्बन डेटिंग कर सकें कि कितना पुराना है। फिर आगे क्या लिखते हैं कि पांडुलिपि तो बहुत दूर की वस्तु है, ईसा पूर्व का कोई अभिलेख भी नहीं मिलता है। मतलब कि ईसा से पहले का कोई अभिलेख भी नहीं मिलता है जिस पर वेद जैसा कोई शब्द लिखा हो। फिर आगे ऋग्वैदिक काल के बारे में क्या लिखते हैं कि ऋग्वैदिक काल को पोटाशियम ऑर्गन KRL विधि से मापा नहीं जा सकता। मतलब कि जो ऋग्वैदिक काल है उसको मापा नहीं जा सकता, कारण कि यह विधि 1,00,000 वर्ष से 50,000 वर्ष तक के समय के लिए उपयोगी है। रेडियो कार्बन विधि भी ऋग्वैदिक काल को जानने के लिए इसलिए अनुपयोगी है कि उसमें कोई मृत जैविक वस्तु अभी तक नहीं मिली है। तो जो भी ऋग्वैदिक काल या फिर वैदिक काल है, उसका हमारे पास कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं है ईसा से पूर्व का, इसलिए उसकी कार्बन डेटिंग नहीं होती है। अब तो पुरातात्विक अध्ययन में एक्सेलेरेटर मास एथेक्स्टोमीटर का उपयोग शुरू हो गया, जिससे 1,00,000 वर्ष तक पुरानी जैविक वस्तुओं का तिथि निर्धारण किया जा सकता है। तो जो लोग बोलते हैं कि जो वेद हैं वह लाखों साल पुराने हैं, उसका हमें किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिल रहा जिससे कम से कम यह पता लगाया जा सके कि ऋग्वैदिक काल इतने साल पहले था। मगर ऋग्वेद में वर्णित कोई जैविक वस्तु मिले तब ऐसा किया जा सकता है। तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर ऋग्वेद का समय निर्धारण के लिए खगोल शास्त्र, भाषा, कालक्रम विज्ञान, साहित्यिक साक्ष्य और जनश्रुतियां ही मूल आधार बचते हैं। खगोल शास्त्र, साहित्यिक साक्ष्य और जनश्रुतियां थोड़ा तरल प्रमाण है। शेष बचता है भाषा कालक्रम। भाषा कालक्रम विज्ञान के समक्ष समस्या यह है कि वैदिक वर्तमान संस्कृत में नहीं बोली जाती, इसलिए यह भी विफल है। तो कुल मिलाकर चाहे ऋग्वेद हो चाहे वेद हो, किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिलता है जिससे कार्बन डेटिंग करके या फिर जो भी अभी तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी जिससे काल का निर्धारण मतलब
कि टाइम का पता लगाया जा सके कि कोई वस्तु कितनी साल पुरानी है, वह भी वैदिक तथा कथित काल से नहीं मिलती है। फिर आगे क्या लिखते हैं कि अब आप ऋग्वेद का समय प्रमाणिक तौर पर कैसे निर्धारित कर पाएंगे। इसलिए इसके समय को लेकर सैकड़ों, हजारों और लाखों वर्ष तक के फासले पर विवाद है। ऋग्वेद का काल निर्धारण इतिहासकारों की मनमानी के लिए विशाल संभावनाओं का क्षेत्र है, लेकिन किसी भी प्रकार का फिजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल किसी भी प्रकार का प्रमाण ऋग्वेद का, ऋग्वैदिक काल का हमें प्रमाण नहीं मिलता है। राजेंद्र प्रसाद जी फिर आगे क्या लिखते हैं और भाषा विज्ञान के माध्यम से ऋग्वेद को समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखते हैं कि ऋषियों को ऋग्वेद को प्राचीन साबित करने के चक्कर में बतौर औजार री का आविष्कार हुआ। री का आविष्कारक ने री का आविष्कार तो बहुत बाद में किया, लेकिन उसे री को बहुत प्राचीन साबित करना था। मतलब जिन्होंने री का आविष्कार किया नया, उनको प्राचीन साबित करना था। सो री को बहुत प्राचीन साबित करने के लिए आविष्कारक ने एक साजिश रची और उसने बगैर सोचे समझे इसे ले जाकर वर्णमाला के स्वरों में बैठा दिया। री को वर्णमाला के स्वरों में उसने इसलिए बैठाया ताकि यह कहा जा सके कि यह ध्वनि बहुत प्राचीन ध्वनि है, तब की है जब इसका उच्चारण स्वर की भांति होता था। तो इस प्रकार से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे वे क्या लिखते हैं, मगर री का उच्चारण स्वर की भांति कभी नहीं होता था, सबूत भी नहीं है, इसमें स्वर का कोई गुण नहीं है। तो यह भाषा विज्ञान के आधार पर यह बात साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि री बहुत नया है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। री का आविष्कार ऋषियों को ऋग्वेद को कई मामलों में आधा अधूरा प्राचीन साबित करने में सफल हो गया, लेकिन दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों को हैरत में डाल गया। आज भी भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि री का उच्चारण बहुत प्राचीन काल में स्वर की भांति कैसे और कहाँ होता था हमें पता नहीं है। अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि री प्राचीन ध्वनि नहीं है, मतलब कि जो अभिलेख लिखे गए हैं वह ये बताते हैं कि री जो है प्राचीन अर्थात पुरानी ध्वनि नहीं है। तो ना जाने क्यों भाषा वैज्ञानिक इसे प्राचीन मानने पर तुले हुई है। लिपि वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारी वर्णमाला में शुंग काल के पहले री था ही नहीं, मतलब कि शुंग काल से पहले री वर्णमाला में था ही नहीं। फिर इसके पहले वेद लिखे जाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो है ना मजेदार बात कि जब शुंग काल के पहले री था ही नहीं तो ऋग्वेद कैसे लिखा गया होगा। लिपि वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारी वर्णमाला में शुंग काल से पहले री था ही नहीं, फिर कैसे ऋग्वेद लिखे जाने का सवाल कहाँ पैदा होता है। आप लोग दिमाग लगाइए। 1965 में शुंग काल का अंबाला के सुग से मिट्टी का खिलौना मिला। एक बालक गोद में तख्ती लिए 12 खड़ी सीख रहा है। तख्ती पर वह आ ई से लेकर अंग और आहा तक कुल 12 स्वराक्षर लिख रहा है, जिन्हें उसने 4 बार दोहराया है। बहरहाल हरियाणा के अंबाला जिले से मिला वह खिलौना दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। लिपि वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर बताया है कि ब्राह्मी वर्णमाला में शुंग काल से पहले
री स्वराक्षर नहीं था। अन्यत्र भी नहीं मिलता है मतलब और कहीं भी नहीं मिलता है। री संस्कृत की विशिष्ट ध्वनि है। जब शुंग काल तक री लेखन अस्तित्व में नहीं था तब ऋग्वेद, ऋषि, ऋत्विज जैसे री से जुड़ी शब्दावली भी लेखन में नहीं थी। आप कह सकते हैं कि तब री मौखिक रही होगी, मगर आप सिर्फ री को मौखिक क्यों और कैसे मानिएगा, जबकि उसने पहले हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। अशोक के अन्य अभिलेख उपलब्ध हैं, शेष स्वर व्यंजन मौजूद भी हैं, फिर आप इसे मौखिक कैसे बोल सकते हैं? तो हमने समझने का प्रयास किया। अगर हम इसको कंक्लूड करने का प्रयास करें तो इतिहास का मुआयना में राजेंद्र प्रसाद जी क्या लिखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है या फिर ऋग्वेद है, उसका पहले तो फिजिकली हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल था। दूसरा, हमें क्या समझ में आता है कि जब ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं या ऋग्वेद की बात करते हैं तो जो वर्णमाला का री है इसका आविष्कार है बहुत बाद में किया गया और इसको प्राचीन दर्शाने के लिए री को स्वर में ला दिया, लेकिन इससे भी वह पुराना साबित नहीं होता है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल जो हमारे पास प्रमाण है उसमें जो एक बच्चा है वह आ से लेकर आह तक स्वराक्षर लिख रहा है, उसमें री मिलता ही नहीं है जो कि शुंग काल का है। तो उससे यह साबित होता है कि जो ऋग्वेद है पुराना नहीं है, बहुत ही नया है और संस्कृत भाषा भी नई भाषा है, कोई पुरानी भाषा नहीं है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। इस किताब के माध्यम से यह बहुत अच्छी किताब है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और सरल भाषा में आपको जानने को मिलेगा। यदि आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, आप घर मंगाकर पढ़ सकते हैं या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और तथागत लाइव पर यह किताबें मिल सकती हैं, तो वहां पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।